अध्याय 4। उस दिन से निर्मला का रंग ढंग बदलने लगा। उसने अपने को कर्तव्य पर ही मिटा देने का निश्चय कर दिया। अब तक निराशा के संताप में उसने कर्तव्य पर ध्यान ही न दिया था। उसके हृदय में विप्लव की ज्वाला सी दहकती रहती थी, जिसकी असह्य वेदना ने उसे संज्ञाहीन सा कर रखा था। अब उस वेदना का वेग शांत होने लगा। उसे ज्ञात हुआ कि मेरे लिए जीवन का कोई आनंद नहीं। उसका स्वप्न देखकर क्या करूं, इस जीवन को नष्ट करूं। संसार में सबके सब प्राणी सुख सेझी पर तो नहीं सोते, मैं भी उन्हीं अभागों में से हूं। मुझे भी विधाता ने दुख की गठरी ढोने के लिए चुना है। वो बोझ सिर से उतर नहीं सकता। उसे फेंकना भी चाहूं तो नहीं फेंक सकती। उस कठिन भार से चाहे आंखों में अंधेरा छा जाए, चाहे गर्दन टूटने लगे, चाहे पैर उठाना दुस्तर हो जाए, लेकिन वो गठरी ढोनी ही पड़ेगी। उम्र भर का कैदी कहाँ तक रोएगा? रोए भी तो कौन देखता है, किसी उस पर दया आती है। रोने से काम में हर्ष होने के कारण उसे और यातनाएं ही तो सहनी पड़ती हैं। दूसरे दिन वकील साहब कचहरी से आए तो देखा निर्मला की साहस्य मूर्ति अपने कमरे के द्वार पर खड़ी है। वो अनिंद्य छिवि देखकर उनकी आंखें त्रिष्ठप्त हो गईं। आज बहुत दिनों के बाद उन्हें ये कमल खिला हुआ दिखलाई दिया। कमरे में एक बड़ा सा आईना दीवार में लटका हुआ था। उस पर एक पर्दा पड़ा रहता था। आज उसका पर्दा उठा हुआ था। वकील साहब ने कमरे में कदम रखा तो शीशे पर निगाह पड़ी। अपनी सूरत साफ साफ दिखाई दी। उनके हृदय में चोट सी लग गई। दिन भर के परिश्रम से मुख की कांति मलिन हो गई थी। भांति भांति के पौष्टिक पदार्थ खाने पर भी गालों की झुर्रियां साफ दिखाई दे रही थीं। तोंद कसी होने पर भी किसी मुंहजोर घोड़े की भांति बाहर निकली हुई थी। आईने के ही सामने किंतु दूसरी ओर ताकती हुई निर्मला भी खड़ी हुई थी। दोनों सूरतों में कितना अंतर था। एक रत्नजटित विशाल भवन, दूसरा टूटा फूटा खंडहर। वो उस आईने की ओर न देख सके। अपनी ये हीनावस्था उनके लिए असह्य थी। वो आईने के सामने से हट गए। उन्हें अपनी ही सूरत से घृणा होने लगी। फिर इस रूपवती कामिनी का उनसे घृणा करना कोई आश्चर्य की बात न थी। निर्मला की ओर ताकने का भी उन्हें साहस न हुआ। उसकी ये अनुपम छिवि उनके हृदय का शूल बन गई। निर्मला ने कहा, आज इतनी देर कहाँ लगाई? दिन भर राह देखते देखते आंखें फूट जाती हैं। तोताराम ने खिड़की की ओर ताकते हुए जवाब दिया, मुकदमों के मारे दम मारने की छुट्टी नहीं मिलती। अभी एक मुकदमा और था, लेकिन मैं सिर दर्द का बहाना करके भाग खड़ा हुआ। निर्मला, तो क्यों इतने मुकदमे लेते हो? काम उतना ही करना चाहिए जितना आराम से हो सके। प्राण देकर थोड़े ही काम किया जाता है। मत लिया करो बहुत मुकदमे। मुझे रुपयों का लालच नहीं। तुम आराम से रहोगे तो रुपए बहुत मिलेंगे। तोताराम भाई, आती हुई लक्ष्मी भी तो नहीं ठुकराई जाती। निर्मला, लक्ष्मी अगर रिक्त और मांस की भेंट लेकर आती है तो उसका ना आना ही अच्छा। मैं धन की भूखी नहीं हूँ। इस वक्त मनसाराम भी स्कूल से लौटा। धूप में चलने के कारण मुख पर पसीने की बूंदें आई हुई थी। गोरे मुखड़े पर खून की लाली दौड़ रही थी। आंखों से ज्योति सी निकलती मालूम होती थी। द्वार पर खड़ा होकर बोला, अम्मा जी लाइए, कुछ खाने का निकालिए, जरा खेलने जाना है। निर्मला जाकर गिलास में पानी लाई और एक तश्तरी में कुछ मेवे रखकर मनसाराम को दिए। मनसाराम जब खाकर चलने लगा तो निर्मला ने पूछा, कब तक आओगे? मनसाराम कह नहीं सकता। गोरों के साथ हॉकी का मैच है। बार्क यहाँ से बहुत दूर है। निर्मला, भाई जल्द आना, खाना ठंडा हो जाएगा तो कहोगे मुझे भूख नहीं है। मनसाराम ने निर्मला की ओर सरल स्नेह भाव से देखकर कहा, मुझे देर हो जाए तो समझ लीजिएगा वही खा रहा हूँ। मेरे लिए बैठने की जरूरत नहीं। वो चला गया तो निर्मला बोली, पहले तो घर में आते ही न थे, मुझसे बोलते शर्माते थे। किसी चीज की जरूरत होती तो बाहर से ही मंगवा भेजते। जब से मैंने बुलाकर कहा तब से आने लगे हैं। तोताराम ने कुछ चिढ़कर कहा, ये तुम्हारे पास खाने पीने की चीजें मांगने क्यों आता है? दीदी से क्यों नहीं कहता? निर्मला ने ये बात प्रशंसा पाने के लोभ से कही थी। वो ये दिखाना चाहती थी कि मैं तुम्हारे लड़कों को कितना चाहती हूँ। ये कोई बनावटी प्रेम न था। उसे लड़कों से सचमुच स्नेह था। उसके चरित्र में अभी तक बालभाव ही प्रधान था। उसमें वही उत्सुकता, वही चंचलता, वही विनोदी प्रियता विद्यमान थी और बालकों के साथ उसकी ये बाल वृत्तियां प्रस्फुटित होती थीं। पत्नी सुलभ ईर्ष्या अभी तक उसके मन में उदय नहीं हुई थी, लेकिन पति के प्रसन्न होने के बजाय नागभौं से कोड़ने का आशय न समझकर बोली, मैं क्या जानूं उनसे क्यों नहीं मांगते? मेरे पास आते हैं तो दुत्कार नहीं देती। अगर ऐसा करूं तो यही होगा कि ये लड़कों को देखकर चलती है। मुंशी जी ने इसका कुछ जवाब न दिया, लेकिन आज उन्होंने मुवक्किलों से बातें नहीं की। सीधे मनसाराम के पास गए और उसका इम्तिहान लेने लगे। ये जीवन में पहला ही अवसर था कि उन्होंने मनसाराम या किसी लड़के की शिक्षोन्नति के विषय में इतनी दिलचस्पी दिखाई हो। उन्हें अपने काम से सिर उठाने की फुर्सत ही न मिलती थी। उन्हें इन विषयों को पढ़े हुए 40 वर्ष के लगभग हो गए थे। तब से उनकी ओर आंख तक न उठाई थी। वो कानूनी पुस्तकों और पत्रों के सिवा और कुछ पढ़ते ही न थे। इसका समय ही न मिलता। पर आज उन्हीं विषयों में मनसाराम की परीक्षा लेने लगे। मनसाराम ज़हीन था और इसके साथ ही
ही मेहनती भी था। खेल में भी टीम का कैप्टन होने पर भी वो क्लास में प्रथम रहता था। जिस पाठ को एक बार देख लेता पत्थर की लकीर हो जाती थी। मुंशी जी को उतावली में ऐसे मार्मिक प्रश्न तो सूझे नहीं जिनके उत्तर देने में चतुर लड़के को भी कुछ सोचना पड़ता, और ऊपरी प्रश्नों को मनसाराम से चुटकियों में उड़ा दिया। कोई सिपाही अपने शत्रु पर वार खाली जाते देखकर जैसे झन्ना झल्ला कर और भी तेजी से वार करता है, उसी भांति मनसाराम के जवाबों को सुन सुनकर वकील साहब भी झल्लाते थे। वो कोई ऐसा प्रश्न करना चाहते थे जिसका जवाब मनसाराम से न बन पड़े। देखना चाहते थे कि इसका कमजोर पहलू कहाँ है। ये देखकर अब उन्हें संतोष न हो सकता था कि वो क्या करता है। वो ये देखना चाहते थे कि ये क्या नहीं कर सकता। कोई अभ्यस्त परीक्षक मनसाराम की कमजोरियों को आसानी से दिखा देता, पर वकील साहब अपनी आधी शताब्दी की भूली हुई शिक्षा के आधार पर इतने सफल कैसे होते। अंत में उन्हें अपना गुस्सा उतारने के लिए कोई बहाना न मिला तो बोले, मैं देखता हूँ तुम सारे दिन इधर उधर मटर गश्ती किया करते हो। मैं तुम्हारे चरित्र को तुम्हारी बुद्धि से बढ़कर समझता हूँ और तुम्हारा यूं आवारा घूमना मुझे कभी गवारा नहीं हो सकता। मनसाराम ने निर्भीकता से कहा, मैं शाम को 1 घंटा खेलने के लिए जाने के सिवा दिन भर कहीं नहीं जाता। आप अम्मा या बुआ जी से पूछ लें, मुझे खुद इस तरह घूमना पसंद नहीं। हाँ, खेलने के लिए हेडमास्टर साहब से आग्रह करके बुलाते हैं तो मजबूरन जाना पड़ता है। अगर आपको मेरा खेलना जाना पसंद नहीं है तो कल से न जाऊंगा। मुंशी जी ने देखा कि बातें दूसरे ही रुख पर जा रही हैं तो तीव्र स्वर में बोले, मुझे इस बात का इत्मीनान क्यों कर हो कि खेलने के सिवा कहीं नहीं घूमने जाते। मैं बराबर शिकायतें सुनता हूँ। मनसाराम ने उत्तेजित होकर कहा, किन महाशय ने आपसे ये शिकायत की है, जरा मैं भी तो सुनूं। वकील, कोई हो, इससे तुमसे कोई मतलब नहीं। तुम्हें इतना विश्वास होना चाहिए कि मैं झूठा आक्षेप नहीं करता। मनसाराम, अगर मेरे सामने कोई आकर कह दे कि मैंने इन्हें कहीं घूमते देखा है तो मुंह न दिखाऊं। वकील, किसी को ऐसी क्या गरज पड़ी है कि तुम्हारे मुंह पर तुम्हारी शिकायत करे और तुमसे बैर मोल ले। तुम अपने 2-4 साथियों को लेकर उसके घर की खपराल फोड़ते फिरो। मुझसे इस किस्म की शिकायत एक आदमी ने नहीं, कई आदमियों ने की है, और कोई वजह नहीं है कि मैं अपने दोस्तों की बात पर विश्वास न करूं। मैं चाहता हूं कि तुम स्कूल ही में रहा करो। मनसाराम ने मुंह गिराकर कहा, मुझे वहां रहने में कोई आपत्ति नहीं है, जब से कहिए चला जाऊंगा। वकील, तुमने मुंह क्यों लटका लिया? क्या वहां रहना अच्छा नहीं लगता? ऐसा मालूम होता है मानो वहां जाने के भय से तुम्हारी नानी मरी जा रही है। आखिर बात क्या है, वहां तुम्हें क्या तकलीफ होगी? मनसाराम छात्रालय में रहने के लिए उत्सुक नहीं था, लेकिन जब मुंशी जी ने यही बात कह दी और इसका कारण पूछा तो वो अपनी झंब मिटाने के लिए प्रसन्नचित होकर बोला, मुंह क्यों लटकाऊं? मेरे लिए जैसे बोर्डिंग हाउस, तकलीफ भी कोई नहीं, और हो भी तो उसे सह सकता हूँ। मैं कल से चला जाऊंगा। हाँ, अगर जगह न खाली हुई तो मजबूरी है। मुंशी जी वकील थे, समझ गए कि ये लौंडा कोई ऐसा बहाना ढूंढ रहा है जिसमें मुझे वहां जाना भी न पड़े और कोई इल्जाम भी सिर पर न आए। बोले, सब लड़कों के लिए जगह है, तुम्हारे ही लिए जगह ना होगी। मनसाराम, कितने ही लड़कों को जगह नहीं मिली और वे बाहर किराए के मकानों में पड़े हुए हैं। अभी बोर्डिंग हाउस में एक लड़के का नाम कट गया था तो 50 अर्जियां उस जगह के लिए आई थी। वकील साहब ने ज्यादा तर्क वितर्क करना उचित नहीं समझा। मनसाराम को कल तैयार रहने की आज्ञा देकर अपनी बग्घी तैयार कराई और सैर करने चले गए। इधर कुछ दिनों से वो शाम को प्रायः सैर करने चले जाया करते थे। किसी अनुभवी प्राणी ने बताया था कि दीर्घ जीवन के लिए इससे बढ़कर कोई मंत्र नहीं है। उनके जाने के बाद मनसाराम आकर रुक्मणी से बोला, बुआ जी, बाबूजी ने मुझे कल से स्कूल में रहने को कहा है। रुक्मणी ने विस्मित होकर पूछा, क्यों? मनसाराम, मैं क्या जानूं, कहने लगे कि तुम यहाँ आवारों की तरह इधर उधर फिरा करते हो। रुक्मणी, तूने कहा नहीं कि मैं कहीं नहीं जाता? मनसाराम, कहा क्यों नहीं, मगर वो जब मान भी। रुक्मणी, तुम्हारी नई अम्मा जी की कृपा होगी और क्या? मनसाराम, नहीं बुआ जी, मुझे उन पर संदेह नहीं है। वो बेचारी भूल से कभी कुछ नहीं कहती। कोई चीज मांगने जाती हो तो तुरंत उठाकर दे देती हैं। रुक्मणी, तो ये त्रिया चरित्र क्या जाने, ये उन्हीं की लगाई हुई आग है। देख, मैं जाकर पूछती हूँ। रुक्मणी झल्लाई हुई निर्मला के पास जा पहुंची। उसे आड़े हाथों लेने का, कांटों में घसीटने का, तानों से छेदने का, रुलाने का सुअवसर वो हाथ से न जाने देती थी। निर्मला उनका आदर करती थी, उनसे दबती थी, उनकी बातों का जवाब तक न देती थी। वो चाहती थी कि ये सिखावन की बातें कहें, जहां मैं भूलूं वहां सुधारें, सब कामों की देखरेख करती रहें, पर रुक्मणी उनसे तनी ही रहती थी। निर्मला चारपाई से उठकर बोली, आइए दीदी बैठिए। रुक्मणी ने खड़े खड़े कहा, मैं पूछती हूँ, क्या तुम सबको घर से निकालकर अकेले ही रहना चाहती हो? निर्मला ने कातर भाव से कहा, क्या हुआ दीदी जी, मैंने तो किसी से कुछ नहीं कहा। रुक्मणी, मनसाराम को घर से निकाले देती हो तो इस पर कहती हूँ मैंने तो किसी से कुछ नहीं कहा। क्या तुमसे इतना भी देखा नहीं जाता? निर्मला, दीदी जी, तुम्हारे चरणों को छूकर कहती हूँ मुझे कुछ नहीं मालूम। मेरी आंखें फूट जाएं अगर उसके विषय में मुंह तक न खोला हो। रुक्मणी, क्यों व्यर्थ कसमें खाती हो? अब तक तो तोताराम कभी लड़के से नहीं बोलते थे। एक हफ्ते के लिए मनसाराम ननिहाल चला गया था तो इतने घबराए कि खुद जाकर लिवाए। अब इसी मनसाराम को घर से निकालकर स्कूल में रख देते हैं। अगर लड़के का बाल भी बांका हुआ तो तुम जानोगी। वो कभी बाहर नहीं रहा, उसे न खाने की सुध रहती है न पहनने की, जहाँ बैठता वहीं सो जाता है। कहने को तो जवान हो गया पर स्वभाव बालकों सा है। स्कूल में उसकी मरण हो जाएगी। वहाँ किसे फिक्र है कि इसने खाया या नहीं, कहाँ कपड़े उतारे, कहाँ सो रहा है। जब घर में कोई पूछने वाला नहीं तो बाहर कौन पूछेगा? मैंने तुम्हें चेता दिया, आगे तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। ये कहकर रुक्मणी वहां से चली गई। वकील साहब सैर करके लौटे तो निर्मला ने तुरंत ये विषय छेड़ दिया। मनसाराम से वो आजकल थोड़ी अंग्रेजी पढ़ती थी, उसके चले जाने पर फिर उसके पढ़ने का हर्ज ना होगा, दूसरा कौन पढ़ाएगा? वकील साहब को अब तक ये बात न मालूम थी। निर्मला ने सोचा था कि जब कुछ अभ्यास हो जाएगा तो वकील साहब को एक दिन अंग्रेजी में बातें करके चकित कर दूंगी। कुछ थोड़ा सा ज्ञान तो उसे अपने भाइयों से ही हो गया था, अब वो नियमित रूप से पढ़ रही थी। वकील साहब की छाती पर सांप सा लूट गया। त्योरियां बदल कर बोले, वे कब से पढ़ा रहा है तुम्हें? मुझसे तुमने कभी नहीं कहा। निर्मला ने उनका ये रूप केवल एक बार ही देखा था, जब उन्होंने सियाराम को मारते मारते बेदम कर दिया था। वही रूप और भी विकराल बनकर आज उसे फिर दिखाई दिया। सहमति हुई बोली, उनके पढ़ने में तो इससे कोई हरज नहीं होता,
मैं उसी वक्त उनसे पढ़ती हूँ जब उन्हें फुर्सत रहती है। पूछ लेती हूँ कि तुम्हारा हरज होता हो तो जाओ। बहुधा जब वो खेलने जाने लगते हैं तो 10 मिनट के लिए रोक लेती हूँ। मैं खुद चाहती हूँ कि उनका नुकसान न हो। बात कुछ न थी, मगर वकील साहब हताश से होकर चारपाई पर गिर पड़े और माथे पर हाथ रखकर चिंता में मग्न हो गए। उन्होंने जितना समझा था, बात उससे कहीं अधिक बढ़ गई थी। उन्हें अपने ऊपर क्रोध आया कि मैंने पहले ही क्यों ना इस लौंडे को बाहर रखने का प्रबंध किया। आजकल जो ये महारानी इतनी खुश दिखाई देती हैं, इसका रहस्य अब समझ में आया। पहले कभी कमरा इतना सजा सजाया न रहता था, बनाव चुनाव भी न करती थी, पर अब देखता हूँ काया पलट सी हो गई है। जी में तो आया कि इसी वक्त चलकर मनसाराम को निकाल दें, लेकिन प्रौढ़ बुद्धि ने समझाया कि इस अवसर पर क्रोध की ज़रूरत नहीं। कहीं इसने भांप लिया तो गज़ब ही हो जाएगा। हाँ, ज़रा इसके मनोभावों को टटोलना चाहिए। बोले, ये तो मैं जानता हूँ कि तुम्हें 2-4 मिनट पढ़ाने से उसका हरज नहीं होता, लेकिन आवारा लड़का है, अपना काम न करने का उसे एक बहाना तो मिल जाता है। कल अगर फेल हो गया तो साफ कह देगा मैं तो दिन भर पढ़ाता रहता था। मैं तुम्हारे लिए कोई मिस नौकर रख दूंगा, कुछ ज़्यादा खर्च न होगा। तुमने मुझसे पहले कहा ही नहीं। ये तुम्हें भला क्या पढ़ाता होगा, 2-4 शब्द बताकर भाग जाता होगा। इस तरह तो तुम्हें कुछ भी ना आएगा। निर्मला ने तुरंत इस आक्षेप का खंडन किया। नहीं, ये बात तो नहीं, वो मुझे दिल लगाकर पढ़ाते हैं और उनकी शैली भी कुछ ऐसी है कि पढ़ने में मन लगता है। आप एक दिन ज़रा उनका समझाना देखिए। मैं तो समझती हूँ कि मिस इतने ध्यान से ना पढ़ाएगी। मुंशी जी अपनी प्रश्न कुशलता पर मूँछों पर ताव देते हुए बोले, दिन में एक ही बार पढ़ाता है या कई बार? निर्मला अब भी इन प्रश्नों का आशय न समझी। बोली, पहले तो शाम ही को पढ़ा देते थे, अब कई दिनों से एक बार आकर लिखना भी देख लेते हैं। वो तो कहते हैं कि मैं अपने क्लास में सबसे अच्छा हूँ। अभी परीक्षा में इन्हीं को प्रथम स्थान मिला था। फिर आप कैसे समझते हैं कि उनका पढ़ने में जी नहीं लगता? मैं इसीलिए और भी कहती हूँ कि दीदी समझेंगी इसी ने ये आग लगाई है। मुफ्त में मुझे ताने सुनने पड़ेंगे। अभी ज़रा ही देर हुई थमका कर गई हैं। मुंशी जी ने दिल में कहा, खूब समझता हूँ, तुम कल की छोकरी होकर मुझे चराने चली, दीदी का सहारा लेकर अपना मतलब पूरा करना चाहती हैं। बोले, मैं नहीं समझता, बोर्डिंग का नाम सुनकर क्यों लौंडे की नानी मरती है? और लड़के खुश होते हैं कि अब अपने दोस्तों में रहेंगे, ये उल्टे रो रहा है। अभी कुछ दिन पहले तक ये दिल लगाकर पढ़ता था। ये उसी मेहनत का नतीजा है कि अपनी क्लास में सबसे अच्छा है, लेकिन इधर कुछ दिनों से इसे सैर सपाटे का चस्का पड़ चला है। अगर अभी से रोकथाम न की गई तो पीछे करते धरते न बन पड़ेगा। तुम्हारे लिए मैं एक मिस रख दूंगा। दूसरे दिन मुंशी जी प्रातःकाल कपड़े लत्ते पहनकर बाहर निकले। दीवान खाने में कई मुवक्किल बैठे हुए थे। इनमें एक राजा साहब भी थे, जिनसे मुंशी जी को कई हजार सालाना मेहनताना मिलता था, मगर मुंशी जी उन्हें वहीं बैठे छोड़ 10 मिनट में आने का वादा करके बग्घी पर बैठकर स्कूल के हेडमास्टर के यहाँ जा पहुंचे। हेडमास्टर साहब बड़े सज्जन पुरुष थे। वकील साहब का बहुत आदर सत्कार किया, पर उनके यहाँ एक लड़के की भी जगह खाली न थी। सभी कमरे भरे हुए थे। इंस्पेक्टर साहब की कड़ी ताकीद थी कि मुफस्सिल के लड़कों को जगह देकर तब शहर के लड़कों को दिया जाए। इसीलिए यदि कोई जगह खाली भी हुई तो भी मनसाराम को जगह न मिल सकेगी, क्योंकि कितने ही बाहरी लड़कों के प्रार्थना पत्र रखे हुए थे। मुंशी जी वकील थे। रात दिन ऐसे प्राणियों से साबिका रहता था जो लोभवश असंभव का भी संभव, असाध्य को भी साध्य बना सकते हैं। समझे शायद कुछ दे दिलाकर काम निकल जाए। दफ्तर क्लर्क से ढंग की कुछ बातचीत करनी चाहिए, पर उसने हंसकर कहा, मुंशी जी ये कचहरी नहीं स्कूल है। हेडमास्टर साहब के कानों में इसकी भनक भी पड़ गई तो जामे से बाहर हो जाएंगे और मनसाराम को खड़े खड़े निकाल देंगे। संभव है अफसरों से शिकायत कर दें। बेचारे मुंशी जी अपना समूह लेकर रह गए। 10 बजते बजते झुंझलाए हुए घर लौटे। मनसाराम उसी वक्त घर से स्कूल जाने को निकला। मुंशी जी ने कठोर नेत्रों से उसे देखा, मानो वो उनका शत्रु हो, और घर में चले गए। इसके बाद 10-12 दिनों तक वकील साहब का यही नियम रहा कि कभी सुबह कभी शाम किसी न किसी स्कूल के हेडमास्टर से मिलते और मनसाराम को बोर्डिंग हाउस में दाखिल करने का प्रयत्न करते, पर किसी स्कूल में जगह न थी। सभी जगहों से कोरा जवाब मिल गया। अब 2 ही उपाय थे, या तो मनसाराम को अलग किराए के मकान में रख दिया जाए या किसी दूसरे स्कूल में भर्ती करा दिया जाए। ये दोनों बातें आसान थी। मुफस्सिल के स्कूलों में जगह अक्सर खाली रहती थी, लेकिन अब मुंशी जी का शंकित हृदय कुछ शांत हो गया था। उस दिन से उन्होंने मनसाराम को कभी घर में जाते न देखा, यहाँ तक कि अब वो खेलने भी न जाता था। स्कूल जाने के पहले और आने के बाद बराबर अपने कमरे में बैठा रहता। गर्मी के दिन थे, खुले हुए मैदान में भी देह से पसीने की धारें निकलती थीं, लेकिन मनसाराम अपने कमरे से बाहर न निकलता।
उसका आत्माभिमान आवारापन के आक्षेप से मुक्त होने के लिए विकल हो रहा था। वो अपने आचरण से इस कलंक को मिटा देना चाहता था। एक दिन मुंशी जी बैठे भोजन कर रहे थे कि मनसाराम भी नहाकर खाने आया। मुंशी जी ने इधर उसे महीनों से नंगे बदन न देखा था। आज उस पर निगाह पड़ी तो होश उड़ गए। हड्डियों का ढांचा सामने खड़ा था। मुख पर अब भी ब्रह्मचर्य का तेज था, पर देह घुलकर कांटा हो गई थी। पूछा, आजकल तुम्हारी तबीयत अच्छी नहीं है क्या? इतने दुर्बल क्यों हो? मनसाराम ने धोती ओढ़कर कहा, तबीयत तो बिल्कुल अच्छी है। मुंशी जी, फिर इतने दुर्बल क्यों हो? मनसाराम, दुर्बल तो नहीं हूं, मैं इससे ज्यादा मोटा कब था? मुंशी जी, वाह, आधी देह भी नहीं रही और कहते हो मैं दुर्बल नहीं हूं। क्यों दीदी, ये ऐसा ही था? रुक्मिणी आंगन में खरी तुलसी को जल चढ़ा रही थी। बोली, दुबला क्यों होगा, अब तो बहुत अच्छी तरह लालन पालन हो रहा है। मैं गवारिन थी, लड़कों को खिलाना पिलाना नहीं जानती थी। खोमचा खिला खिलाकर इनकी आदत बिगाड़ देती थी। अब तो एक पढ़ी लिखी गृहस्थी के कामों में चतुर औरत पान की तरह फेर रही है ना, दुबला हो उसका दुश्मन। मुंशी जी, दीदी तुम बड़ा अन्याय करती हो। तुमसे किसने कहा कि लड़कों को बिगाड़ रही हो? जो काम दूसरों के न किए हो सके वो तुम्हें खुद करने चाहिए, ये नहीं कि घर से कोई नाता न रखो। जो अभी खुद लड़की है वो लड़कों की देखरेख क्या करेगी? ये तुम्हारा काम है। रुक्मिणी, जब तक अपना समझती थी करती थी, जब तुमने गैर समझ लिया तो मुझे क्या पड़ी है कि मैं तुम्हारे गले से चिपटूं? पूछो, कै दिन से दूध नहीं पिया? जाके कमरे में देखाओ, नाश्ते के लिए जो मिठाई भेजी गई थी वो पड़ी सड़ रही है। मालिकिन समझती है मैंने तो खाने का सामान रख दिया, कोई ना खाए तो क्या मैं मुंह में डाल दूं? तो भैया, इस तरह वे लड़के पलते होंगे जिन्होंने कभी लाड़ प्यार का सुख नहीं देखा। तुम्हारे लड़के बराबर पान की तरह फेरे जाते रहे हैं, अब अनाथों की तरह रहकर सुखी नहीं रह सकते। मैं तो बात साफ कहती हूँ, बुरा मानकर ही कोई क्या कर लेगा। उस पर सुनती हूँ कि लड़के को स्कूल में रखने का प्रबंध कर रहे हूँ। बेचारे को घर में आने तक की मनाही है, मेरे पास आते भी डरता है, और फिर मेरे पास रखा ही क्या रहता है जो जाकर खिलाऊंगी। इतने में मनसाराम 2 फुलके खाकर उठ खड़ा हुआ। मुंशी जी ने पूछा, क्या 2 ही फुलके तो लिए थे? अभी बैठे 1 मिनट से ज्यादा नहीं हुआ, तुमने खाया क्या? 2 ही फुलके तो लिए थे। मनसाराम ने सकुचाते हुए कहा, दाल और तरकारी भी तो थी, ज्यादा खा जाता हूं तो गला जलने लगता है, खट्टी डकारें आने लगती हैं। मुंशी जी भोजन करके उठे तो बहुत चिंतित थे। अगर यूं ही दुबला होता गया तो उसे कोई भयंकर रोग पकड़ लेगा। उन्हें रुक्मिणी पर इस समय बहुत क्रोध आ रहा था। उन्हें यही जलन है कि मैं घर की मालिकन नहीं हूँ। ये नहीं समझती कि मुझे घर की मालिकन बनने का क्या अधिकार है। जिसे रुपया का हिसाब तक नहीं आता वो घर की स्वामिनी कैसे हो सकती है? बनी तो थी साल भर तक मालिकन, 1 पाई की बचत न होती थी। इस आमदनी में रूपकला 200-250 रुपये बचा लेती थी। इनके राज में वही आमदनी खर्च को भी पूरी न पड़ती थी। कोई बात नहीं, लाड़ प्यार ने इन लड़कों को चौपट कर दिया। इतने बड़े बड़े लड़कों को इसकी क्या जरूरत कि जब कोई खिलाए तो खाएं। इन्हें तो खुद अपनी फिक्र करनी चाहिए। मुंशी जी दिन भर उसी उधेड़ बुन में पड़े रहे। 2-4 मित्रों से भी जिक्र किया। लोगों ने कहा उसके खेल कूद में बाधा न डालिए, अभी से उसे कैद न कीजिए। खुली हवा में चरित्र के भ्रष्ट होने की उससे कम संभावना है जितना बंद कमरे में। कुसंगत से जरूर बचाइए, मगर ये नहीं कि उसे घर से निकलने ही न दीजिए। युवावस्था में एकांतवास चरित्र के लिए बहुत ही हानिकारक है। मुंशी जी को अब अपनी गलती मालूम हुई। घर लौटकर मनसाराम के पास गए। वो अभी स्कूल से आया था और बिना कपड़े उतारे एक किताब सामने खोलकर सामने खिड़की की ओर ताक रहा था। उसकी दृष्टि एक भिखारिन पर लगी हुई थी जो अपने बालक को गोद में लिए भिक्षा मांग रही थी। बालक माता की गोद में बैठा ऐसा प्रसन्न था मानो वो किसी राज सिंहासन पर बैठा हो। मनसाराम उस बालक को देखकर रो पड़ा। ये बालक क्या मुझसे अधिक सुखी मिली है? इस अनंत विश्व में ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे वो इस गोद के बदले पाकर प्रसन्न हो? ईश्वर भी ऐसी वस्तु की सृष्टि नहीं कर सकते। ईश्वर ऐसे बालकों को जन्म ही क्यों देते हो जिनके भाग्य में मातृ वियोग का दुख भोगना पड़ा? आज मुझसा भागा संसार में और कौन है? किसी मेरे खाने पीने की मरने जीने की सुध है? अगर मैं आज मर भी जाऊं तो किसके दिल को चोट लगेगी? पिता को अब मुझे रुलाने में मजा आता है। वो मेरी सूरत भी नहीं देखना चाहते। मुझे घर से निकाल देने की तैयारियां हो रही हैं। आह माता, तुम्हारा लाडला बेटा आज आवारा कहाँ जा रहा है? वही पिताजी जिनके हाथ में तुमने हम तीनों भाइयों के हाथ पकड़ाए थे, आज मुझे आवारा और बदमाश कह रहे हैं। मैं इस योग्य भी नहीं कि इस घर में रह सकूं। ये सोचते सोचते मनसाराम अपार वेदना से फूट फूट कर रोने लगा। उसी समय तोताराम कमरे में आकर खड़े हो गए। मनसाराम ने चटपट आंसू पोंछ डाले और सिर झुकाकर खड़ा हो गया। मुंशी जी ने शायद ये पहली बार उसके कमरे में कदम रखा था। मनसाराम का दिल धड़-धड़ करने लगा कि देखें आज क्या आफत आती है। मुंशी जी ने उसे रोते देखा तो एक क्षण के लिए उनका वात्सल्य घेरी निद्रा से चौंक पड़ा। घबराकर बोले, क्यों रोते क्यों हो बेटा? किसी ने कुछ कहा है? मनसाराम ने बड़ी मुश्किल से उमड़ते हुए आंसुओं को रोककर कहा, जी नहीं, रोता तो नहीं हूं। मुंशी जी, तुम्हारी अम्मा ने तो कुछ नहीं कहा? जी नहीं, वो तो मुझसे बोलती ही नहीं। मुंशी जी, क्या करूं बेटा? शादी तो इसीलिए की थी कि बच्चों को मां मिल जाएगी, लेकिन वो आशा पूरी नहीं हुई तो क्या बिल्कुल नहीं बोलती? मनसाराम, जी नहीं, इधर महीनों से नहीं बोली। मुंशी जी,
विचित्र स्वभाव की औरत है, मालूम ही नहीं होता कि क्या चाहती है। मैं जानता कि उसका ऐसा मिजाज होगा तो कभी शादी न करता। रोज एक न एक बात लेकर उठ खड़ी होती है। उसी ने मुझसे कहा था कि ये दिन भर न जाने कहाँ गायब रहता है। मैं उसके दिल की बात क्या जानता था। समझा तुमको संगत में पड़कर शायद दिन भर घुमा करते हो। कौन ऐसा पिता है जिसे अपने प्यारे पुत्र को आवारा फिरते देखकर रंज न हो। इसीलिए मैंने तुम्हें बोर्डिंग हाउस में रखने का निश्चय किया था। बस, और कोई बात नहीं थी बेटा। मैं तुम्हारा खेलना कूदना बंद नहीं करना चाहता था। तुम्हारी ये दशा देखकर मेरे दिल के टुकड़े हुए जाते हैं। कल मुझे मालूम हुआ मैं भ्रम में था। तुम शौक से खेलो, सुबह शाम मैदान में निकल जाया करो। ताजी हवा से तुम्हें लाभ होगा। जिस चीज की जरूरत हो मुझसे कहो, उनसे कहने की जरूरत नहीं। समझ लो कि वो घर में है। भाग 2। जब कोई बात हमारी आशा के विरुद्ध होती है तभी दुख होता है। मनसाराम को निर्मला से कभी इस बात की आशा न थी कि वे उसकी शिकायत करेंगी, इसीलिए उसे घोर वेदना हो रही थी। वो क्यों मेरी शिकायत करती है? क्या चाहती है? यही ना कि वो मेरे पति की कमाई खाता है, इसके पढ़ाने लिखाने में रुपए खर्च होते हैं, कपड़ा पहनता है। उनकी यही इच्छा होगी कि ये घर में न रहे। मेरे न रहने से उनके रुपए बच जाएंगे। वो मुझसे बहुत प्रसन्नचित रहती हैं। कभी मैंने उनके मुंह से कटु शब्द नहीं सुने। क्या ये सब कौशल है? हो सकता है। चिड़िया को जाल में फंसाने के पहले शिकारी दाने बिखेरता है। मैं नहीं जानता था कि दाने के नीचे जाल है। ये मातृ स्नेह केवल मेरे निवासन की भूमिका है। अच्छा, मेरा यहाँ रहना क्यों बुरा लगता है? जो उनका पति है, क्या वो मेरा पिता नहीं है? क्या पिता पुत्र का संबंध स्त्री पुरुष के संबंध से कुछ कम घनिष्ठ है? अगर मुझे उनके संपूर्ण आधिपत्य से ईर्ष्या नहीं होती, वो जो चाहे करे, मैं मुंह नहीं खोल सकता, तो वो मुझे एक अंगुल भर भूमि भी देना नहीं चाहती। आप पक्के महल में रहकर क्यों मुझे वृक्ष की छाया में बैठा नहीं देख सकती? हाँ, वो समझती होंगी कि वो बड़ा होकर मेरे पति की संपत्ति का स्वामी हो जाएगा, इसीलिए अभी से निकाल देना अच्छा है। उनको कैसे विश्वास दिलाऊं कि मेरी ओर से ये शंका न करें? उन्हें क्यों कर बताऊं कि मनसाराम विष खाकर प्राण दे देगा, इसके पहले कि उनका अहित करे? उसे चाहे कितनी ही कठिनाइयां सहनी पड़े, वो उनके हृदय का शूल न बनेगा। यूं तो पिताजी ने मुझे जन्म दिया है और अब भी मुझ पर उनका स्नेह कम नहीं है, लेकिन क्या मैं इतना भी नहीं जानता कि जिस दिन पिताजी ने उनसे विवाह किया, उसी दिन उन्होंने हमें अपने हृदय से बाहर निकाल दिया। अब हम अनाथों की भांति यहाँ पड़े रह सकते हैं। इस घर पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। कदाचित पूर्व संस्कारों के कारण यहाँ अन्य अनाथों से हमारी दशा कुछ अच्छी है, पर हैं अनाथ ही। हम उसी दिन अनाथ हुए जिस दिन अम्मा जी परलोक सिधारी। जो कुछ कसर रह गई थी वो इस विवाह ने पूरी कर दी। मैं तो खुद पहले इनसे विशेष संबंध न रखता था। अगर उन्हीं दिनों पिताजी से मेरी शिकायत की होती तो शायद मुझे इतना दुख न होता। मैं तो उसे आघात के लिए तैयार बैठा था। संसार में क्या मैं मजदूरी भी नहीं कर सकता? लेकिन बुरे वक्त में इन्होंने चोट की। हिंसक पशु भी आदमी को गाफिल पाकर ही चोट करते हैं। इसीलिए मेरी आवभगत होती थी। खाना खाने के लिए उठने में ज़रा भी देर हो जाती थी तो बुलावे पर बुलावे आते थे। जलपान के लिए प्रातः हलवा बनाया जाता था। बार बार पूछा जाता था रुपयों की ज़रूरत तो नहीं है, इसीलिए वो 100 रुपयों की घड़ी मंगवाई थी। मगर क्या दूसरी शिकायत न सूझी जो मुझे आवारा कहा? आखिर उन्होंने मेरी क्या आवारगी देखी? ये कह सकती थी कि इसका मन पढ़ने लिखने में नहीं लगता, एक न एक चीज़ के लिए नित्य रुपए मांगता रहता है। यही एक बात उन्हें क्यों सूझी? शायद इसीलिए कि यही सबसे कठोर आघात है जो वो मुझ पर कर सकती हैं। पहली ही बार इन्होंने मुझ पर अग्निबाण चला दिया, जिससे कहीं शरण नहीं। इसीलिए ना कि वो पिता की नज़रों से गिर जाए। मुझे बोर्डिंग हाउस में रखने का तो एक बहाना था। उद्देश्य ये था कि इसे दूध की मक्खी की तरह निकाल दिया जाए। 2-4 महीने के बाद खर्च वगैरह देना बंद कर दिया जाए, फिर चाहे मरे या जिए। अगर मैं जानता कि ये प्रेरणा इनकी ओर से हुई है तो कहीं जगह न रहने पर भी जगह निकाल लेता। नौकरों की कोठरियों में तो जगह मिल जाती, बरामदे में पड़े रहने के लिए बहुत जगह मिल जाती। खैर, अब सवेरा है। जब स्नेह नहीं रहा तो केवल पेट भरने के लिए यहाँ पड़े रहना बेहयाई है। ये अब मेरा घर नहीं। इसी घर में पैदा हुआ हूँ, यहीं खेला हूँ, पर यह अब मेरा नहीं। पिताजी भी मेरे पिता नहीं है। मैं उनका पुत्र हूँ, पर वो मेरे पिता नहीं है। संसार के सारे नाते स्नेह के नाते हैं। जहाँ स्नेह नहीं वहाँ कुछ नहीं। हाय अम्मा जी, तुम कहाँ हो? ये सोचकर मनसाराम रोने लगा। ज्यों ज्यों मातृ स्नेह की पूर्व स्मृतियां जागृत होती थीं, उसके आंसू उमड़ते आते थे। वो कई बार अम्मा अम्मा पुकार उठा, मानो वो खड़ी सुन रही हैं। मातृहीनता के दुख का आज उसे पहली बार अनुभव हुआ। वो आत्माभिमानी था, साहसी था, पर अब तक सुख की गोद में लालन पालन होने के कारण वो इस समय अपने आप को निराधार समझ रहा था। रात के 10 बज गए थे। मुंशी जी आज कहीं दावत खाने गए हुए थे। 2 बार महरी मनसाराम को भोजन करने के लिए बुलाने आ चुकी थी। मनसाराम ने पिछली बार उससे झुंझुलाकर कह दिया था, मुझे भूख नहीं है, कुछ न खाऊंगा। बार बार आकर सिर पर सवार हो जाती है। इसीलिए जब निर्मला ने उसे फिर उसी काम के लिए भेजना चाहा तो वो न गई। बोली, बहू जी वो मेरे बुलाने से ना आवेंगे। निर्मला, आएंगे क्यों नहीं? जाकर कह दे खाना ठंडा हुआ जाता है, 2-4 कौर खा लें। महरी, मैं ये सब कह के हार गई, नहीं आते। निर्मला, तूने ये कहा था कि वो बैठी हुई हैं? महरी, नहीं बहू जी, ये तो मैंने नहीं कहा, झूठ क्यों बोलूं?
अच्छा, तो जाकर ये कह देना वो बैठी तुम्हारी राह देख रही हैं, तुम न खाओगे तो वो रसोई उठाकर सो रहेंगी। मेरी भूंगी सुन, अब की ओर चली जा, हंसकर, ना आवे तो गोद में उठा लाना। भूंगी नाक भाव सिकोड़ते गई पर एक ही क्षण में आकर बोली, अरे बहू जी, वो तो रो रहे हैं, किसी ने कुछ कहा है क्या? निर्मला इस तरह चौंक कर उठी और 2-3 पग आगे चली, मानो किसी माता ने अपने बेटे के कुएं में गिर पड़ने की खबर पाई हो। फिर वो ठिठक गई और भूंगी से बोली, रो रहे हैं? तुमने पूछा नहीं क्यों रो रहे हैं? भूंगी, नहीं बहू जी, ये तो मैंने नहीं पूछा, झूठ क्यों बोलूं? वो रो रहे हैं। इस निस्तब्ध रात्रि में अकेले बैठे हुए वो रो रहे हैं। माता की याद आई होगी, कैसे जाकर उन्हें समझाऊं? हाय, कैसे समझाऊं? यहाँ तो छींकते नाक कटती है। ईश्वर, तुम साक्षी हो, अगर मैंने उन्हें भूल से भी कुछ कहा हो तो वो मेरे खे आए, मैं क्या करूं? वो दिल में समझते होंगे कि इसी ने पिताजी से मेरी शिकायत की होगी। कैसे विश्वास दिलाऊं कि मैंने कभी तुम्हारे विरुद्ध एक शब्द भी मुंह से नहीं निकाला? अगर मैं ऐसे देवकुमार के से चरित्र रखने वाले युवक का बुरा चेतूं तो मुझसे बढ़कर राक्षसी संसार में न होगी। निर्मला देखती थी कि मनसाराम का स्वास्थ्य दिन दिन बिगड़ता जाता है, वो दिन दिन दुर्बल होता जाता है, उसके मुख की निर्मल कांति दिन दिन मलिन होती जाती है, उसका साहस बदन संकुचित होता जाता है। इसका कारण भी उससे छिपा न था, पर वो इस विषय में अपने स्वामी से कुछ न कह सकती थी। ये सब देख देख कर उसका हृदय विदीर्ण होता रहता था, पर उसकी जबान न खुल सकती थी। वो कभी कभी मन में झुंझलाती कि मनसाराम क्यों जरा सी बात पर इतना क्षोभ करता है, क्या इनके आवारा कहने से वो आवारा हो गया? मेरी और बात है, एक जरा सा शक मेरा सर्वनाश कर सकता है, पर उसे ऐसी बातों की इतनी क्या परवाह? उसके जी में प्रबल इच्छा हुई कि चलकर उन्हें चुप कराऊं और लाकर खाना खिला दूं। बेचारे रात भर भूखे पड़े रहेंगे। हाय, मैं इस उपद्रव की जड़ हूं। मेरे आने के पहले इस घर में शांति का राज्य था। पिता बालकों पर जान देता था, बालक पिता को प्यार करते थे। मेरे आते ही सारी बाधाएं आ खड़ी हुई। इनका अंत क्या होगा भगवान ही जाने। भगवान मुझे मौत भी नहीं देते। बेचारा अकेले भूखों पड़ा है। उस वक्त भी मुंह उठा करके उठ गया था, और उसका आहार ही क्या है? जितना वो खाता है उतना तो 1-2 साल के बच्चे खा जाते हैं। निर्मला चली, पति की इच्छा के विरुद्ध चली। जो नाते में उसका पुत्र होता था उसी को मनाने जाते उसका हृदय कांप रहा था। उसने पहले रुक्मणी के कमरे की ओर देखा, वो भोजन करके बेखबर सो रही थी। फिर बाहर कमरे की ओर गई, वहां सन्नाटा था, मुंशी अभी ना आए थे। ये सब देखभाल कर वो मनसाराम के कमरे के सामने जा पहुंची। कमरा खुला हुआ था। मनसाराम एक पुस्तक सामने रखे मेज पर सिर झुकाए बैठा हुआ था, मानो शोक और चिंता की सजीव मूर्ति हो। निर्मला ने पुकारना चाहा पर उसके कंठ से आवाज न निकली। सहसा मनसाराम ने सिर उठाकर द्वार की ओर देखा। निर्मला को देखकर अंधेरे में पहचान न सका। चौंक कर बोला, कौन? निर्मला ने कांपते हुए स्वर में कहा, मैं तो हूँ। भोजन करने क्यों नहीं चल रहे हो? कितनी रात गई? मनसाराम ने मुंह फेर कर कहा, मुझे भूख नहीं है। निर्मला, ये तो मैं 3 बार भूंगी से सुन चुकी हूँ। मनसाराम, तो चौथी बार मेरे मुंह से सुन लीजिए। निर्मला, शाम को भी तो कुछ नहीं खाया था, भूख क्यों नहीं लगी? मनसाराम ने व्यंग्य की हंसी हंसकर कहा, बहुत भूख लगेगी तो आएगा कहाँ से? ये कहते कहते मनसाराम ने कमरे का द्वार बंद करना चाहा, लेकिन निर्मला किवाड़ों को हटाकर कमरे में चली आई और मनसाराम का हाथ पकड़ सजल नेत्रों से विनय मधुर स्वर में बोली, मेरे कहने से चलकर थोड़ा सा खा लो। तुम ला खाओगे तो मैं भी जाकर सो रहूंगी। 2 ही कौर खा लेना। क्या मुझे रात भर भूखों मारना चाहते हो? मनसाराम सोच में पड़ गया। अभी भोजन नहीं किया, मेरे ही इंतजार में बैठी रही। ये स्नेह, वात्सल्य और विनय की देवी है या ईर्ष्या और अमंगल की मायाविनी मूर्ति? उसे अपनी माता का स्मरण हो आया। जब वो रूठ जाता था तो वो भी इसी तरह मनाने आया करती थी, और जब तक वो न जाता था वहां से न उठती थी। वो इस विनय को अस्वीकार न कर सका। बोला, मेरे लिए आपको इतना कष्ट हुआ इसका मुझे खेद है। मैं जानता कि आप मेरे इंतजार में भूखी बैठी हैं तो तभी खाया होता। नर्मला ने तिरस्कारी भाव से कहा, ये तुम कैसे समझ सकते थे कि तुम भूखे रहोगी और मैं खाकर सो रहूंगी? क्या विमाता करनाता होने से ही मैं ऐसी स्वार्थिनी हो जाऊंगी? सहसा मदाने कमरे में मुंशी जी के खांसने की आवाज आई। ऐसा मालूम हुआ कि वो मनसाराम के कमरे की ओर आ रहे हैं। नर्मला के चेहरे का रंग उड़ गया। वो तुरंत कमरे से निकल गई और भीतर जाने का मौका न पाकर कठोर स्वर में बोली, मैं लौंडी नहीं हूं कि इतनी रात तक किसी के लिए रसोई के द्वार पर बैठी रहूं। जिसे न खाना हो वो पहले ही कह दिया करे। मुंशी जी ने नर्मला को वहां खड़े देखा। ये अनर्थम, ये यहाँ क्या करने आ गई? बोले, यहाँ क्या कर रही हो? नर्मला ने कर्कश स्वर में कहा, कर क्या रही हूं? अपने भाग्य को रो रही हूं। बस सारी बुराइयों की जड़ मैं ही हूं। कोई इधर रूठा है, कोई उधर मुंह फुलाए खड़ा है। किस किस को मनाऊं और कहाँ तक मनाऊं? मुंशी जी कुछ चिकित होकर बोले, बात क्या है? नर्मला, भोजन करने नहीं जाते और क्या बात है? 10 दफे महरी को भेजा, आखिर आप दौड़ी आई। इन्हें तो इतना कह देना आसान है, मुझे भूख नहीं है। यहाँ तो घर भर की लौंडी हूँ, सारी दुनिया मुंह में कालिक पुरोतने को तैयार। किसी को भूख ना हो, पर कहने वालों को ये कहने से कौन रोकेगा कि पिशाचिनी किसी को खाना नहीं देती? मुंशी जी ने मनसाराम से कहा, खाना क्यों नहीं खा लेते जी? जानते हो क्या वक्त है?
मनसाराम स्तंभित सा खड़ा था। उसके सामने एक ऐसा रहस्य हो रहा था जिसका मर्म वो कुछ भी न समझ सकता था। जिन नेत्रों में एक क्षण पहले विनय के आंसू भरे हुए थे, उनमें अकस्मात ईर्ष्या की ज्वाला कहाँ से आ गई? जिन अधरों से एक क्षण पहले सुधावृष्टि हो रही थी, उनमें से विष प्रवाह क्यों होने लगा? उसी अधर चेतना की दशा में बोला, मुझे भूख नहीं है। मुंशी जी ने घुड़क कर कहा, क्यों भूख नहीं है? भूख नहीं थी तो शाम को क्यों न कहला दिया? तुम्हारी भूख के इंतजार में कौन सारी रात बैठा रहे? तुम में पहले तो ये आदत न थी, रूठना कब से सींच लिया? जाकर खा लो। मनसाराम, जी नहीं, मुझे जरा भी भूख नहीं है। तोताराम ने दांत पीसकर कहा, अच्छी बात है, जब भूख लगे तब खाना। ये कहते हुए वो अंदर चले गए। नर्मला भी उनके पीछे ही चली गई। मुंशी जी तो लेटने चले गए। उसने जाकर रसोई उठा दी और कुल्ला कर पान खा मुस्कुराती हुई आ पहुंची। मुंशी जी ने पूछा, खाना खा लिया ना? नर्मला, क्या करती, किसी के लिए अन्न जल छोड़ दूंगी? मुंशी जी, इसे न जाने क्या हो गया है, कुछ समझ में नहीं आता। दिन दिन घुलता चला जाता है, दिन भर उसी कमरे में पड़ा रहता है। नर्मला कुछ न बोली। वो चिंता के अपार सागर में डुबकियां खा रही थी। मनसाराम ने मेरे भाव परिवर्तन को देखकर दिल में क्या क्या समझा होगा? क्या उसके मन में ये प्रश्न उठा होगा कि पिताजी को देखते ही इसकी थ्योरियां क्यों बदल गईं? इसका कारण भी क्या उसकी समझ में आ गया होगा? बेचारा खाने आ रहा था, तब तक ये महाशय न जाने कहाँ से फट पड़े। इस रहस्य को उसे कैसे समझाऊं? समझाना संभव भी है। मैं किस विपत्ति में फिस गई? सवेरे वो उठकर घर के काम धंधे में लगी। सहसा 9 बजी भूंगी ने आकर कहा, मनसा बाबू तो अपने कागज पत्तर सब इक्के पर लाद रहे हैं। भूंगी, मैंने पूछा तो बोले अब स्कूल में ही रहूंगा। मनसाराम प्रातःकाल उठकर अपने स्कूल के हेडमास्टर साहब के पास गया था और अपने रहने का प्रबंध कराया था। हेडमास्टर साहब ने पहले तो कहा, यहाँ जगह नहीं है, तुमसे पहले के कितने ही लड़कों के प्रार्थना पत्र पड़े हुए हैं। लेकिन जब मनसाराम ने कहा मुझे जगह न मिलेगी तो कदाचित मेरा पढ़ना न हो सके और मैं इम्तिहान में शरीक न हो सकूं, तो हेडमास्टर साहब को हार माननी पड़ी। मनसाराम के प्रथम श्रेणी में पास होने की आशा थी। अध्यापकों को विश्वास था कि वो उस शाला की कीर्ति को उज्ज्वल करेगा। हेडमास्टर साहब ऐसे लड़कों को कैसे छोड़ सकते थे? उन्होंने अपने दफ्तर का कमरा खाली करा दिया। इसीलिए मनसाराम वहां से आते ही अपना सामान इक्के पर लादने लगा। मुंशी जी ने कहा, अभी ऐसी क्या जल्दी है, 2-4 दिन में चले जाना। मैं चाहता हूं तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा रसोइया ठीक कर दूं। मनसाराम, वहां का रसोइया बहुत अच्छा भोजन पकाता है। मुंशी जी, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि पढ़ने के पीछे स्वास्थ्य खो बैठो। मनसाराम, वहां 9 बजे के बाद कोई पढ़ने नहीं पाता और सबको नियम के साथ खेलना पड़ता है। मुंशी जी, बिस्तर क्यों छोड़ देते हो, सोओगे किस पर? मनसाराम, कंबल लिए जाता हूँ, बिस्तर की जरूरत नहीं। मुंशी जी, कहार जब तक तुम्हारा सामान रख रहा है जाकर कुछ खा लो, रात भी तो कुछ नहीं खाया था। मनसाराम, वहीं खा लूंगा, रसोइये से भोजन बनाने को कह आया हूँ, यहाँ खाने लगूंगा तो देर होगी। घर में जियाराम और सियाराम भी भाई के साथ जाने की जिद कर रहे थे। नर्मला उन दोनों को बहला रही थी, बेटा वहाँ छोटे नहीं रहते, सब काम अपने ही हाथ से करना पड़ता है। एकाएक रुक्मिणी ने आकर कहा, तुम्हारा वज्र का हृदय है महारानी, लड़के ने रात भी कुछ नहीं खाया, इस वक्त भी बिना खाए पिए चला जा रहा है और तुम लड़कों के लिए बातें कर रही हो। उसको तुम जानती नहीं हो, ये समझ लो कि वो स्कूल नहीं जा रहा है, बनवास ले रहा है, लौटकर फिर ना आएगा। ये उन लड़कों में नहीं है जो खेल में मार भूल जाते हैं, बात उसके दिल पर पत्थर की लकीर हो जाती है। नर्मला ने कातर स्वर में कहा, क्या करूं दीदी जी, वो किसी की सुनते ही नहीं, आप जरा जाकर बुला लें, आपके बुलाने से आ जाएंगे। रुक्मिणी, आखिर हुआ क्या जिस पर भागा जाता है? घर से उसका जी कभी उचाटना होता था, उसे तो अपने घर के सिवा और कहीं अच्छा ही न लगता था। तुम्ही ने उसे कुछ कहा होगा या उसकी कुछ शिकायत की होगी, क्यों अपने लिए कांटे बो रही हो? रानी, घर को मिट्टी में मिलाकर चैन से न बैठने पाओगी। नर्मला ने रोकर कहा, मैंने उन्हें कुछ कहा हो तो मेरी जबान कट जाए। हाँ, सौतेली माँ होने के कारण बदनाम तो हूं ही, आपके हाथ जोड़ती हूँ, जरा जाकर उन्हें बुला लाइए। रुक्मिणी ने तीव्र स्वर में कहा, तुम क्यों नहीं बुला लाती? क्या छोटी हो जाओगी? अपना होता तो क्या इसी तरह बैठी रहती? नर्मला की दशा उस पंखहीन पक्षी की तरह हो रही थी जो सर्प को अपनी ओर आते देखकर उड़ना चाहता है पर उड़ नहीं सकता, उछलता है और गिर पड़ता है, पंख फड़फड़ाकर रह जाता है। उसका हृदय अंदर ही अंदर तड़प रहा था पर बाहर न जा सकती थी। इतने में दोनों लड़के आकर बोले, भैया जी चले गए। नर्मला मूर्तिवत खड़ी रही, मानो संज्ञाहीन हो गई हो। चले गए? घर में आए तक नहीं, मुझसे मिले तक नहीं चले गए। मुझसे इतनी घृणा? मैं उनकी कोई ना सही उनकी बुआ तो थी, उनसे तो मिलने आना चाहिए था। मैं यहाँ थी ना, अंदर कैसे कदम रखते, मैं देख लेती ना, इसीलिए चले गए।